अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, इट्स मुज़फ़्फ़र ऑनलाइन एकेडमी। और आज हम चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने वाले हैं। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 4 के लास्ट में मैंने कुछ आपसे एफएक्यूज पूछे थे और उसमें से कुछ एफएक्यूज ये नेक्स्ट लेक्चर में मैं आज इंक्लूड कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ करना भूल गया था। उसमें से जो कुछ एफएक्यूज हैं वो ये हैं कि it is necessary that the center of mass should always lie inside the body, so no it may lie outside the body। ये जो बात हो रही है ना इस सवाल में पता है किसकी बात हो रही है? वो रिंग वाली जो हमने बात लास्ट टाइम डिस्कस नहीं की थी कि उसके होलो स्फीयर जो होता है उसके होलो मीन्स कि उसके सेंटर में सेंटर ऑफ मास उसका हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो इनसाइड द बॉडी और आउटसाइड द बॉडी हो सकता है। और what is the position of the center of mass for a uniform rod, circular ring, circular disc एंड स्फीयर? अब जितनी भी देखिए यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड बोली जा रही है, सर्कुलर रिंग बोली जा रही है, सर्कुलर डिस्क बोली जा रही है या स्फीयर, तो ये जितनी भी ज्योमेट्रिकल शेप्स, और मैंने आपको कहा था कि जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं डियर स्टूडेंट्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स में जो सेंटर ऑफ मास होता है वो हमेशा उनके सेंटर में होता है, तो इसलिए यहाँ पे सेंटर ऑफ द बॉडी है। कैन द ज्योमेट्रिकल सेंटर एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी कोइंसाइड? यस, कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि जो यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट्स हैं, जो कि ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, इनका सेंटर ऑफ मास और मतलब जो इनका सेंटर ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है वो कोइंसाइड कर सकता है। हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वह है आज प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट? आइए इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये लिखा हुआ, इसके अंदर दो कंडीशंस हैं। The principle of movement states that when in equilibrium, जब आप इक्विलिब्रियम में हो, इक्विलिब्रियम क्या होता है इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। The total sum of the anti-clockwise torque, मतलब anti-clockwise torque is equal to the total sum of the clockwise torque. This is known as principle of movement। भाई आप फर्ज करें क्या कि आपके पास ये एक ऑब्जेक्ट है, इस तरह से यहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, इस तरह से यहाँ पर खड़ा हुआ है। इन दोनों, इसका जो वेट है हम ले लेते हैं, फर्ज करें कितना आपके पास, इसका वेट आपके पास है 1000 न्यूटन और इसका भी वेट आपके पास कितना है 1000 न्यूटन। तो आपसे सवाल ये है कि बताएं कि क्या ये इस तरफ से नीचे जाएगा या फिर ये इस तरफ से नीचे जाएगा, मतलब इसमें क्लॉकवाइज टॉर्क होगा या एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क होगा। अगर आप यूं मूव करेंगे तो ये एंटी क्लॉकवाइज है, अगर आप यूं मूव करते हैं तो ये क्लॉकवाइज है। तो आपका जवाब होगा सर ये दोनों कहीं मूव नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का वेट सेम है। तो ऊपर ये तो बोल रहा है कि भाई अगर टोटल सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क, अगर ये वाला मतलब ये और ये इन दोनों का वेट सेम है तो इस कंडीशन को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। लिखा हुआ ना कि द गर्ल ऑन द लेफ्ट एक्सर्ट्स, ये लिखा हुआ आपके सामने कि द गर्ल ऑन द लेफ्ट एक्सर्ट्स एन एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड द गर्ल ऑन द राइट एक्सर्ट्स अ क्लॉकवाइज मूवमेंट। तो ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों इक्वल हैं और इसी चीज को कहा जाता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। अच्छा देखें, अब आपको नेक्स्ट पिक्चर में एक वो दिखाई जाएगी फिगर, उसमें उसका स्टेटमेंट ये है कि इन द फिगर बिलो वेट ऑफ अ पर्सन आर नॉट सेम। अब क्या कंडीशन दिखाई जा रही है? अब आपको दो कंडीशन, एक कंडीशन ये जिसमें वेट सेम है, अच्छा वेट सेम है और यहां से लेके यहां तक जो हमने पढ़ा था ना मोमेंट आर्म पढ़ा था आर, और इसी तरीके से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होगा वो इसका मोमेंट आर्म होगा। अब यहाँ ये लिखा हुआ है कि वेट ऑफ पर्सन्स आर नॉट सेम बट द डिस्टेंस फ्रॉम द पाइवट जो आर डिफरेंट विच प्रोड्यूसेस इक्वल टॉर्क ऑन ईच साइड। मतलब अब जो हम कंडीशन देखेंगे उस कंडीशन के अंदर वेट सेम नहीं होगा लेकिन पाइवट से जो डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट्स का वो डिफरेंट होगा। वो चेंज करने से हम उस पाइवट मतलब उस सीसा को, जिस सीसा पे ये लोग खड़े हुए हैं, ऊपर जो एग्जांपल दी हुई है इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। कैसे? आइए उस एग्जांपल को देखते हैं। अब जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको ये दिख रही है, इसमें आपको दो पर्सन दिखाए जा रहे हैं, एक पर्सन ए है, दूसरा पर्सन बी है। पर्सन ए का वेट 1000 न्यूटन, पर्सन बी का वेट 500 न्यूटन। अच्छा जी,
जो पर्सन बी है आपके पास, इस पर्सन, इसको जरा मैं, जो पर्सन बी है आपके पास, इसका वेट 500 न्यूटन। अच्छा, पर्सन बी का जो डिस्टेंस है वो 2 मीटर है इस पाइवट पॉइंट से, और पर्सन ए का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है इस पाइवट पॉइंट से। आप है ना इसका टॉर्क की मतलब कैलकुलेट करें। जब आप इसका टॉर्क कैलकुलेट करेंगी तो आपके पास कितना आएगा, हम ब्रूश ले लेते हैं। जब आप इसका टॉर्क क्रिएट करेंगी तो आपके पास आएगा, भाई टॉर्क का फॉर्मूला क्या आपके पास, T इज इक्वल टू F इंटू आर, ये है ना, F इंटू आर। जब आप टॉर्क कैलकुलेट करेंगी तो 1 इंटू 1000 करेंगी। जब आप 1 इंटू 1000 करेंगे तो इसका आंसर आएगा हमारे पास 1000 न्यूटन मीटर। मतलब यहाँ पे जो टॉर्क है वो कितना है हमारे पास, 1000 न्यूटन मीटर। इसी तरह से आप 2 को 500 से मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास क्या आंसर आएगा, 1000 न्यूटन मीटर। इसका मतलब ये है कि भाई दोनों साइड पर, इस साइड पर भी और इस साइड पर भी, दोनों साइड के ऊपर टॉर्क क्या हो रहा है, सेम। तो इसलिए ना तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा और ना ही ये ऑब्जेक्ट आपका नीचे जा सकता है। इसका मतलब ये जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है, एंटी क्लॉकवाइज कहाँ से होगा सर, ये होगा। क्लॉकवाइज कहाँ से होगा सर, इस तरह से होगा। तो आपको जो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है और क्लॉकवाइज टॉर्क है इस कंडीशन में सेम है। तो हम ये कहते हैं अब क्या होगा, अब आपका टॉर्क इसमें इक्वल हो चुका है, तो ये सीधा मूव नहीं कर सकता। तो इसी चीज को हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट। आइए हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कपल। कपल क्या होता है, अ कपल और फोर्स, couple refers to two parallel forces that are equal in magnitude। टू पैरेलल फोर्स दिख रही है ना आपको, एक पैरेलल फोर्स आपको ये दिख रही है, दूसरी पैरेलल फोर्स आपको ये दिख रही है। अपोजिट इन सेंस, दोनों अपोजिट है, या अपवर्ड या डाउनवर्ड, एंड डू नॉट शेयर अ लाइन ऑफ एक्शन। कहने का मतलब ये जिस पॉइंट पर ये अप्लाई हो रही है इसको कहा जाता है पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो ये पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इस फोर्स का डिफरेंट है और इस फोर्स का भी डिफरेंट है, तो इसलिए लिखा हुआ है कि डू नॉट शेयर अ लाइन ऑफ एक्शन। अब बेटर टर्म इज अ फोर्स कपल और प्योर मूवमेंट। तो मतलब इस कंडीशन को जिसमें एक ऑब्जेक्ट हो, एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्सेस लग रही हो, दोनों अपोजिट हो और दोनों का पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स डिफरेंट हो, तो इस इफेक्ट को कहा जाता है कपल। सो कपल क्या है, इफेक्ट, इट्स इफेक्ट इज टू क्रिएट रोटेशन। लाजमी सी बात है, क्या करेगा, रोटेशन को क्रिएट करेगा, जिस विद नो एक्सीलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। लेकिन इसके सेंटर ऑफ मास में एक्सीलरेशन नहीं होगी, क्योंकि इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, यहाँ पर है। फोर्स कहाँ लग रही है, यहाँ। मतलब या तो ये व्हील यूं मूव करेगा या फिर ये व्हील यूं मूव करेगा, ऐसे ही होगा ना। लेकिन क्या ये जो पूरा व्हील होगा, क्या ये पूरा का पूरा व्हील आगे कहीं मूव करेगा इस तरह से, आगे मूव नहीं कर सकता ना। मतलब ये जो पूरा व्हील होगा ये आगे मूव नहीं कर सकता, जी हाँ सर, नहीं कर सकता। मतलब ऊपर मूव नहीं कर सकता, डाउनवर्ड मूव नहीं कर सकता, इन दोनों फोर्सेस की लगने की वजह से। अगर मूव नहीं कर रहा तो एब्सोल्युटली जो सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी सर, वेलोसिटी आपके पास जीरो होगी, लाजमी सी बात है, 0 मीटर पर सेकंड होगी। जब वेलोसिटी जीरो होगी तो उसके अंदर एक्सीलरेशन भी क्रिएट नहीं होगी। तो कपल जब किसी ऑब्जेक्ट पे लगता है तो उसके अंदर एक्सीलरेशन नहीं होती, पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फोर्सेस डिफरेंट होता है। दो फोर्सेस होती हैं लेकिन उनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो एंगल कितना बनता है डियर स्टूडेंट्स, वो एंगल बनता है इनके दरमियान में 180 डिग्री का। कितना बनता है, 180 डिग्री का बनता है। ठीक है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये कपल और ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट भी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह वी विल मीट in next lecture, but I am waiting for your experiments that how you can balance the pencil from the sharp nib and how can you balance the tilled can of a cold drink and a cup. Thank you so much. Allah Hafiz.